साहित्यिक आलोचना की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल की जड़ों तक जा रहे हैं जो हजारों साल पुराना है पर आज भी उतना ही ताज़ा है। क्या कला हमें बेहतर बनाती है या हमें सच्चाई से भटकाती है? और इस बहस की शुरुआत होती है प्राचीन ग्रीस से। हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें प्लेटो और उनके शिष्य अरस्तू की सोच में ले जाते हैं। और ये सिर्फ साहित्य के बारे में नहीं है, ये मतलब दर्शन, नैतिकता और समाज के बारे में एक बहुत गहरी बहस है। बिल्कुल। हमारा मिशन आज यही समझना है कि साहित्य को परखने की ये शुरुआती विचार क्या थे और फिर कैसे सदियों बाद 17वीं 18वीं सदी के इंग्लैंड में इन विचारों ने एक नया रूप लिया जिसे हम नियो क्लासिज्म कहते हैं। हाँ, ये एक तरह से विचारों की टाइम ट्रैवलिंग कहानी है। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। प्लेटो, जो इतने महान दार्शनिक थे, वो कवियों और कलाकारों से इतने चिढ़ते क्यों थे? ये एक बहुत ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। प्लेटो कवियों को अपने आदर्श राज्य से ही बाहर निकाल देना चाहते थे। इतना ज्यादा? हाँ, इसे समझने के लिए हमें उनके माइमेसिस यानी अनुकरण के सिद्धांत को समझना होगा। प्लेटो का मानना था कि जो असली परम सत्य है वो है विचारों की दुनिया। विचारों की दुनिया? हाँ, जैसे कुर्सी का एक आदर्श विचार है जो परफेक्ट है, एक आइडियल चेयरनेस। ठीक है, समझ गया। और जो कुर्सी हम अपने घर में देखते हैं, जिसे मान लीजिए एक बढ़ई बनाता है, वो उस असली आइडिया की सिर्फ एक नकल है। अच्छा, तो वो पहले से ही सच्चाई से एक कदम दूर है। बिल्कुल। अब सोचिए, एक कलाकार आता है और उस लकड़ी की कुर्सी की पेंटिंग बनाता है। तो वो पेंटिंग? वो तो नकल की भी नकल हो गई, मतलब सच्चाई से दोगुनी दूरी पर। आपने पकड़ लिया। यही प्लेटो की सबसे बड़ी आपत्ति थी। उनके लिए कला एक धोखे की तरह थी। उनके स्रोतों के हिसाब से उनकी 4 मुख्य चिंताएं थीं। पहली, जैसा आपने कहा, कला असत्य है। ठीक है। दूसरी, यह तर्क के बजाय हमारी भावनाओं को भड़काती है। प्लेटो का मानना था कि एक आदर्श इंसान को तर्क से जीना चाहिए, भावनाओं में बहकर नहीं। लेकिन एक मिनट, क्या कला का काम ही भावनाओं को जगाना नहीं है? क्या यही बात कला को इतनी शक्तिशाली नहीं बनाती? मतलब ये हमें ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण बनाती है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यही वो बहस है जो आज तक चल रही है। प्लेटो के लिए भावना एक तरह की कमजोरी थी। अच्छा। उनकी तीसरी आपत्ति नैतिकता से जुड़ी थी। उनका कहना था कि कविता और नाटक वो अक्सर बुरे या अनैतिक चरित्रों को नायक की तरह दिखाते हैं, जिससे दर्शक उनसे सहानुभूति रखने लगते हैं और सही गलत का फर्क भूल जाते हैं। ये तो आज भी सुनने को मिलता है। जैसे लोग कहते हैं कि कुछ फिल्में अपराध को ग्लैमराइज करती हैं। ठीक वही तर्क है। और उनकी चौथी और आखिरी आपत्ति ये थी कि कवियों के पास सच्चा ज्ञान नहीं होता। मतलब? वो किसी विषय के विशेषज्ञ नहीं होते, बस दैवीय प्रेरणा या एक तरह के पागलपन में लिखते हैं, इसलिए उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। प्लेटो के लिए एक दार्शनिक का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान था। तो प्लेटो ने कला को नैतिकता और सच्चाई के तराजू पर तोला और उसे कम पाया। लेकिन फिर आते हैं उनके सबसे काबिल शिष्य अरस्तू, और वो इस पूरी बात को पलट देते हैं। हाँ, और ये बौद्धिक इतिहास के सबसे दिलचस्प मोड़ों में से एक है। अरस्तू ने अपनी किताब पोएटिक्स में प्लेटो की हर एक आपत्ति का जवाब दिया, लेकिन एक दार्शनिक की तरह नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक की तरह। वैज्ञानिक की तरह? हाँ, जैसे कोई बायोलॉजिस्ट किसी जीव का विश्लेषण करता है। उन्होंने कविता का विश्लेषण किया, उसके हिस्सों को अलग अलग करके देखा और बताया कि ये कैसे काम करती है और क्यों ये जरूरी है। तो उन्होंने प्लेटो के नकल की नकल वाले तर्क का क्या जवाब दिया? अरस्तू ने माइमेसिस शब्द को ही एक नई परिभाषा दे दी। उनके लिए इसका मतलब आंख बंद करके नकल करना नहीं था। उन्होंने कहा कि कला जीवन का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन ये चीजों को सिर्फ वैसा नहीं दिखाती जैसी वे हैं, बल्कि जैसी वे हो सकती हैं या होनी चाहिए। ये बिखरे हुए अनुभवों को एक सार्थक रूप देती है। मतलब ये सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं है, ये जीवन के सार को पकड़ने की कोशिश है। बिल्कुल। और इसी वजह से अरस्तू ने एक बहुत बड़ी बात कही, कविता इतिहास से ज्यादा दार्शनिक होती है। एक मिनट, ये तो सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है। इतिहास तो तथ्यों पर आधारित होता है, वो ज्यादा सच्चा होना चाहिए, है ना? अरस्तू का तर्क था कि इतिहास हमें बताता है कि क्या हुआ। जैसे राजा ने ये लड़ाई लड़ी, ये एक विशेष घटना है। ठीक है। जबकि कविता हमें बताती है कि क्या हो सकता है, मतलब एक इंसान ऐसी परिस्थितियों में क्या कर सकता है। ये संभावनाओं को देखती है, इंसानी स्वभाव की पड़ताल करती है। हाँ, तो ये ज्यादा गहरी और सार्वभौमिक है। हाँ, इसीलिए ये ज्यादा दार्शनिक है। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है।
और उन्होंने ट्रेजेडी का बहुत गहरा विश्लेषण किया। मुझे याद है उन्होंने इसके कुछ मुख्य तत्व बताए थे। हाँ, उन्होंने ट्रेजेडी की, आप कह सकती हैं, चीर-फाड़ करके उसके 6 हिस्से बताए। अच्छा, क्या-क्या थे वो? महत्व के क्रम में सबसे जरूरी है कथानक, यानी प्लॉट, कहानी। कहानी सबसे ऊपर। हाँ। दूसरा, चरित्र। तीसरा, विचार, यानी कहानी का संदेश। चौथा, पदलालित्य, मतलब भाषा की सुंदरता। पांचवा, संगीत। और छठा और सबसे कम जरूरी, दृश्य विधान। दृश्य विधान मतलब सेट डिजाइन और स्पेशल इफेक्ट्स। बिल्कुल। वो सबसे आखिर में। आज के फिल्म मेकर्स ये सुनकर शायद हैरान हो जाएंगे। शायद। अरस्तू के लिए कहानी ही राजा थी। एक मजबूत कहानी को किसी तामझाम की जरूरत नहीं होती, और उनके अनुसार एक अच्छी त्रासदी दर्शक पर एक खास असर डालती है। ठीक है, तो एक त्रसदी हमें भावनात्मक रूप से कैसे प्रभावित करती है? मैंने कुछ तकनीकी शब्दों के बारे में सुना है, हेमार्शिया, पेरिपेशिया। हाँ, इसे आप भावनात्मक असर डालने की एक रेसिपी समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए हेमार्शिया। हेमार्शिया? ये नायक की कोई बड़ी गलती या कहिए चारित्रिक दोष है। वो कोई बुरा इंसान नहीं है, बस एक अच्छा इंसान है जो एक भयानक गलती कर बैठता है। जैसे अपने घमंड या गुस्से की वजह से। सही कहा। फिर आता है रेसिपी का दूसरा हिस्सा, पेरिपेशिया। ये कहानी का वो मोड़ है जब सब कुछ अचानक पलट जाता है। मतलब रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। हाँ, और फिर आता है सबसे शक्तिशाली क्षण, एनैग्नरिसिस। ये वो पल है जब नायक को अपनी गलती का एहसास होता है, जब उसे भयानक सच्चाई पता चलती है। और इन तीनों चीजों का नतीजा होता है कैथारसिस। ये शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, इसका असली मतलब क्या है? कैथारसिस का मतलब है भावनाओं का विरेचन या शुद्धिकरण। ये बिल्कुल वैसा एहसास है जैसे किसी बहुत इंटेंस फिल्म को देखकर रोने के बाद जो शांति मिलती है। अच्छा, वो इमोशनल रिलीज वाली फीलिंग। बिल्कुल। प्लेटो को डर था कि त्रासदी देखकर हमारे अंदर डर और करुणा जैसी भावनाएं बढ़ेंगी। अरस्तू ने कहा, नहीं, इसका उल्टा होता है। त्रासदी हमें इन भावनाओं को एक सुरक्षित माहौल में अनुभव करने का मौका देती है। हम रोते हैं, डरते हैं, और फिर जब नाटक खत्म होता है तो हम हल्का और कह सकते हैं इमोशनली क्लेंज्ड महसूस करते हैं। ये एक तरह की भावनात्मक सफाई है। तो अरस्तू के हिसाब से त्रासदी खतरनाक नहीं बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। तो अरस्तू ने कला का एक जबरदस्त बचाव किया। उन्होंने इसे एक ऐसी चीज बना दी जो हमें सच सिखाती है और हमें भावनात्मक रूप से संतुलित भी करती है। लेकिन फिर इतिहास में एक लंबा ब्रेक आता है। हाँ, लगभग 1000 साल से भी ज्यादा का। फिर 17वीं और 18वीं सदी में जब इन ग्रीक और रोमन लेखों को फिर से खोजा गया, तो इंग्लैंड और फ्रांस के लेखकों को लगा कि उन्हें महान साहित्य लिखने का ब्लूप्रिंट मिल गया है। और यहीं से नियो यानी नए क्लासिसिज्म की शुरुआत होती है। बिल्कुल। तो वे अरस्तू और प्लेटो के विचारों को वापस ला रहे थे, लेकिन क्या उन्होंने उन्हें हूबहू कॉपी किया या उसमें कुछ बदलाव भी किए? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। उन्होंने क्लासिकल विचारों को अपनाया, लेकिन उनका जोर बदल गया। ग्रीक आलोचना दर्शन पर आधारित थी। वो क्यों जैसे बड़े सवाल पूछ रही थी। नियो क्लासिकल आलोचना वो नियमों पर आधारित थी। वे कैसे पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। उनका मकसद था साहित्य में व्यवस्था, तर्क और अनुशासन लाना। व्यवस्था और अनुशासन उस समय ऐसा क्यों जरूरी लगा? क्योंकि वो दौर उसने बहुत उथल-पुथल देखी थी। खासकर इंग्लैंड ने गृह युद्ध का केओस देखा था। तो कला और साहित्य में भी एक तरह की स्थिरता और तर्क संगतता की तलाश थी। अच्छा। वो हर चीज को साफ सुथरे नियमों में बांधना चाहते थे। तो ये नियम दिखते कैसे थे? कोई उदाहरण? उनके कुछ मुख्य सिद्धांत थे। पहला, प्रकृति का अनुकरण करो, लेकिन एक आदर्श व्यवस्थित प्रकृति का। दूसरा, होमर और वर्जिल जैसे क्लासिकल लेखकों का अनुकरण करो। और तीसरा, जो शायद सबसे दिलचस्प है, वो था डेकोरम का सिद्धांत। डेकोरम मतलब औचित्य, कि हर चीज अपनी सही जगह पर हो। एकदम सही। इसका मतलब था कि विषय, शैली और पात्रों में एक तालमेल होना चाहिए। एक राजा को हमेशा शाही और गरिमापूर्ण भाषा बोलनी चाहिए। वो आम लोगों की तरह मजाक नहीं कर सकता। मतलब एक त्रासदी में कोई कॉमिक सीन नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं। हर चीज को उसके सामाजिक दर्जे और विषय की गंभीरता के हिसाब से होना चाहिए था। ये तो बहुत सख्त नियम है।
इस हिसाब से तो वे शेक्सपियर के बारे में क्या सोचते होंगे? शेक्सपियर तो इन सारे नियमों को तोड़ते थे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। नियो क्लासिकल आलोचक शेक्सपियर की प्रतिभा के कायल तो थे, लेकिन उनके जंगलीपन से परेशान भी रहते थे। जंगलीपन? हाँ, उन्हें लगता था कि शेक्सपियर महान थे, लेकिन उनमें अनुशासन की कमी थी। वे चाहते थे कि साहित्य तर्कसंगत और पॉलिश्ड हो, भावनाओं के अनकंट्रोल्ड बहाव जैसा नहीं। और इस दौर के बड़े नाम जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप। हाँ, ये दोनों सबसे बड़े नाम हैं। जॉन ड्राइडन थोड़े ज्यादा उदार थे। वो क्लासिकल नियमों की इज्जत करते थे, लेकिन मानते थे कि उन्हें अपने समय और अपनी भाषा के हिसाब से ढालना चाहिए। मतलब वो नियमों को एक गाइड की तरह देखते थे, जेल की तरह नहीं। बिल्कुल। और पोप, क्या वो ज्यादा सख्त थे? अलेक्जेंडर पोप नियमों और अनुशासन को लेकर बहुत ज्यादा कठोर थे। उनके लिए साहित्य का एक नैतिक उद्देश्य होना बहुत जरूरी था। उनकी एक बहुत मशहूर लाइन है, ट्रू विट इज नेचर टू एडवांटेज ड्रेस्ड। सच्ची प्रतिभा वह है जो प्रकृति को लाभप्रद ढंग से प्रस्तुत करे। वाह! तो इसका मतलब ये है कि रचनात्मकता कुछ नया बनाने में नहीं है, बल्कि जो सार्वभौमिक सत्य पहले से मौजूद है उसे सबसे अच्छे और सुंदर शब्दों में कहने में है। आपने इसका सार पकड़ लिया। उनके लिए कला का काम दुनिया को सुधारना और व्यवस्थित करना था, ना कि सिर्फ उसकी नकल करना या भावनाओं में बह जाना। तो अगर हम इन दोनों दौरों की तुलना करें, क्लासिकल और न्यू क्लासिकल, तो मुख्य अंतर ये हुआ कि क्लासिकल आलोचना सिद्धांतों की खोज कर रही थी, जबकि न्यू क्लासिकल आलोचना उन सिद्धांतों को नियमों की तरह लागू कर रही थी। एकदम सही। एक खोजपूर्ण थी, दूसरी अनुशासनात्मक। प्लेटो और अरस्तु मौलिक सवाल पूछ रहे थे। ड्राइडन और पोप उन सवालों के जवाबों को एक सिस्टम में ढाल रहे थे। जाहिर है, जब आप हर चीज को इतने सख्त नियमों में बांधने की कोशिश करते हैं, तो कुछ तो छूटेगा ही। इन नियमों की सीमा क्या थी? इनकी सबसे बड़ी सीमा यही थी कि इन्होंने कल्पना, भावना और व्यक्तिगत अनुभव को दबा दिया। हर चीज तर्क और औचित्य के दायरे में सिमट कर रह गई। तो साहित्य में एक तरह की कृत्रिमता और बंधन महसूस होने लगा होगा। बिल्कुल। ऐसा लगने लगा कि साहित्य दिल से नहीं, दिमाग से लिखा जा रहा है। और जब भी कोई चीज बहुत ज्यादा बन जाती है, तो उसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया होती है। क्या यहीं से एक नई साहित्यिक लहर का जन्म हुआ? ठीक यही हुआ। इन सख्त नियमों के खिलाफ एक जबरदस्त प्रतिक्रिया के रूप में ही रोमांटिक आलोचना का जन्म हुआ। विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज जैसे लेखकों ने कहा कि कविता नियमों का पालन नहीं, बल्कि शक्तिशाली भावनाओं का सहज प्रवाह है। उन्होंने कल्पना और व्यक्तिवाद को तर्क और नियमों से ऊपर रखा। तो नियोक्लासिज्म के बंधन ने ही रोमांटिसिज्म की आजादी का रास्ता खोला। हाँ, एक तरह से। तो आज हमने साहित्यिक आलोचना की पूरी नींव को समझा, प्लेटो के कला पर गहरे शक से लेकर अरस्तु के उसके वैज्ञानिक बचाव तक, और फिर कैसे सदियों बाद उन विचारों को इंग्लैंड में नियमों के एक सेट के रूप में पुनर्जीवित किया गया, जिसने बदले में अपनी ही विरोधी लहर को जन्म दिया। ये समझना कितना जरूरी है कि कैसे एक विचार दूसरे विचार को जन्म देता है, चाहे समर्थन में हो या विरोध में। बिल्कुल। ये पूरी यात्रा दिखाती है कि कला को समझने की हमारी कोशिश कितनी पुरानी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर युग अपने पिछले युग के साथ एक संवाद करता है, कुछ अपनाता है, कुछ ठुकराता है और कुछ नया जोड़ता है। प्लेटो और अरिस्टो ने जो बहस शुरू की थी, वो आज भी किसी न किसी रूप में हमारे बीच जिंदा है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। प्लेटो को डर था कि कला हमें सच्चाई से दूर ले जाती है, हमें तर्कहीन बनाती है और हमारी भावनाओं को गलत तरीके से प्रभावित करती है। आज के डिजिटल युग में, जहां हम सोशल मीडिया, डीप फेक और AI जनरेटेड कहानियों और छवियों के समंदर में डूबे हुए हैं, क्या प्लेटो की ये चिंता पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक नहीं हो गई है?